हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल एथिक्स की इस रिवीजन सीरीज में। सीएफ फाइनल ऑडिट के सारे टॉपिक्स के रिवीजन एक्सेप्ट एसेस ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन शेयर्ड है। एसेस का रिवीजन हमने स्टार्ट किया फर्स्ट विद 500 सीरीज, जिसका वीडियो शेयर किया। नाउ दिस इज नेक्स्ट 700 सीरीज। वाई 700 नाउ? बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। पर्टिकुलरली ऑफ लेट आप देख सकते हैं कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कितनी चीजें मार्केट में आ रही है, जिस कारण से आगामी अटेम्प्ट के लिए पॉसिबली दिस लुक्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। ऐसे 700 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ड्रोन चार्ट्स रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पर। सभी स्टैंडर्ड से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको आखिरी में हम ऐड करके डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पिछले वीडियो में रिस्पेक्टिव एसेस के साथ डिस्कस किया था, इस केस में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आखिरी में डिस्कस मिलेंगे। 700 the average important standard forming an opinion and reporting on financial statement। स्टैंडर्ड में दो बातें की गई है अगर अपन इसके स्कोप की बात करें। सबसे पहले ऑडिटर की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन बनाने की, और वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करता है बेस्ड ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे एक रिपोर्ट के माध्यम से, वो इस ऐसे का उद्देश्य है। इसलिए the objective is to form an opinion on financial statement based on evaluation of conclusion drawn from audit evidences to express clearly the opinion through means of a written report। और ये रिपोर्ट हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस के लिए 800 सीरीज है जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और एक मॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर नहीं है तो वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, जिसका ओपिनियन भी अनमॉडिफाइड होगा और अदर मैटर या एम्फेसिस ऑफ मैटर भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ में से कुछ दिया गया है, तो वो रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहलाएगी। और अगर आपका ओपिनियन ही मॉडिफाइड है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपकी रिपोर्ट भी मॉडिफाइड कहलाएगी। So when financial statement as a whole are not free from material misstatement, or auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude financial statement are free from material misstatement, in that case auditor will modify his opinion, which will be termed as qualified adverse or disclaimer। ये सब हम ऐसे 705 में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ओपिनियन वहां ज्यादा अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज आपके ओपिनियन को अफेक्ट नहीं कर रही है, अदर मैटर या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के फॉर्म से दी गई है, तो वो 706 में डिस्कस होगी। दोनों में से कुछ भी आता है तो रिपोर्ट मॉडिफाइड कहलाएगी, लेकिन अगर इनमें से कुछ आता है तो ओपिनियन भी मॉडिफाइड कहलाएगा, अदरवाइज ओपिनियन इज अनमॉडिफाइड। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जेनरिक यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसे 200 में डिस्कस करते हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है जहां हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विद नो एक्सेप्शंस। अब इस ऐसे में हमें डिस्कस क्या करना है, तो हमें रिपोर्ट का फॉर्मेट डिस्कस करना है। उससे पहले हमें ये कंक्लूड करना है कि कब ऑडिटर रिपोर्ट में ये लिख पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो ऐसे कहता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर जब अपना ओपिनियन फॉर्म करता है इस बारे पे, तो उसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है, और फिर वो इवैल्यूएट करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर मटेरियल रिस्पेक्ट में एज पर फ्रेमवर्क है या नहीं है, और अगर है फिर वो अपना ओपिनियन बनाता है। ओपिनियन अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो वो सिर्फ कहेगा दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, पर ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ये लाइन यूज नहीं करेगा, ये फ्रेज नहीं देगा। लेकिन अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो वो लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड in our opinion to the best of our information and as per explanations given to us। मेरी राय में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिए गए स्पष्टीकरण विवरण के अनुसार
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सो एंड सो एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रेजेंटेड फेयरली और ट्रू एंड फेयर व्यू दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई भी एक फ्रेज यूज कर सकते हो, पर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर यूज होगा। क्वेश्चन साइलेंट तो माना जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ही रिपोर्टिंग हो रही है। इसके अलावा कहा गया है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ऑडिटर को कुछ चीजें और इवैल्यूएट करनी, तब जाके वो कह पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बने, जब अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी है वो सही तरह से सिलेक्ट और अप्लाई की गई है, और साथ ही साथ में ये अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली एज पर फ्रेमवर्क अप्लाई की। तो आपके शुरू के 2 पॉइंट हो गए एपी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। देन एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने जो बनाए वो रीजनेबल है। इंफॉर्मेशन जो बनाई गई है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप फाउंडेशन में पढ़ते होगे, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी को मीट करती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्लोजर्स पर्याप्त है ताकि यूजर्स को मटेरियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इवेंट्स पता पड़ सके, और टर्मिनोलॉजी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज की गई है लाइक बैलेंस शीट, P&L के नॉमेनक्लेचर या सेल्स एक्सपेंस के नॉमेनक्लेचर, वो अप्रोप्रिएटली यूज किए गए। तो इसका मतलब आप इसके लिए निमोनिक यूज कर सकते हैं, पापा आप टेड टॉक्स में क्यों गए? PA is nothing but reverse of AP, accounting policy, consistency and correct selection and application. T is for terminology, E is for estimates reasonable, D disclosures of transactions and events appropriate, and Q qualitative characteristics, relevance, reliability, understandability और comparability meet होती है। पापा आप टेड में क्यों गए? देन ये सब इवैल्यूएट करने के बाद फाइनली फिर ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट बनाने की स्टेज पे आएगा। तो रिपोर्ट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। टाइटल दिया जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट है, थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है। एड्रेसी कंपनीज के केस में मेंबर्स, अदर केसेस में एज अप्रोप्रिएट। और शुरुआती ओपिनियन पैराग्राफ से बच्चों के एनुअल फंक्शन में गए, इतना बढ़िया लगा, बैठे बैठते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस ही शुरू कर डाला। हमने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई भाषणबाजी, इंट्रोडक्शन, चीफ गेस्ट की स्पीच कुछ नहीं, सीधे शुरू। यही तो हम देखने आए थे, बस ऐसी परफॉर्मेंस, हमें बाकी सबसे मतलब ही नहीं है। इसी तरह से दोस्तों आप रिपोर्ट में सीधे ओपिनियन पैराग्राफ, और ओपिनियन पैराग्राफ में ऑडिटर क्या लिखता है, ये जो चीज अभी अपन ने ओपिनियन पैराग्राफ में यहाँ पे डिस्कस करी है वो लिखेगा, वह चलेगा। ड्रोन चार्ट्स में ये पर्टिकुलर चीज कुछ 3 पेजेस में, 2 पेजेस में दी गई थी, उसको क्लब करके अभी 1 पेज में दिखा रहा हूँ। इट्स कंटेंट इज वन सेम एनी विच वेज। तो आप ओपिनियन पैराग्राफ में ये लिखोगे, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस, और आगे आप रिपोर्ट कर देंगे। पर एक ये प्रॉब्लम हुई कि जब फंक्शन में बैठे थे, एनुअल फंक्शन में, तो हमने देखा सबसे पहले परफॉर्मेंस है। अब बच्चे सारे रंगे पुते हुए ऐसे आए थे, हमारे लड़के पे तो इतनी रूस लगा दी, समझ ही नहीं आ रहा लड़का या लड़के, स्कर्ट बना दिया अलग से उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कम से कम इतना तो उनको बता देना चाहिए था कि ये कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस है, ताकि समझ में थोड़ा तो आ जाए। सेम इसी तरह से ओपिनियन पैराग्राफ में भी एक इंट्रोडक्शन आता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बताया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी एंटिटी के हैं, हमने उसका ऑडिट किया है, कौन से पीरियड के हैं, क्या क्या शामिल है उसमें, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक रेफरेंस की अकाउंटिंग पॉलिसीज और एक्सप्लेनेटरी नोट्स उसी का पार्ट है। ये 5 चीजें इंट्रोडक्टरी तरह की ओपिनियन पैराग्राफ में दी जाती है। आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, फैक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं, टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेफरेंस टू द नोट्स, और डेट और पीरियड जो हमने कवर। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें कि अगर आप डिस्क्लेमर देते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वी हैव ऑडिटेड की वजह वी वर अपॉइंटेड टू ऑडिट हो जाएगा, ऐसे 705 में देखिए। ओपिनियन पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, तो ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो इस तरह का नॉमेनक्लेचर आएगा। तो सबसे पहले ओपिनियन पैराग्राफ में वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज which comprises of the balance sheet, statement of profit and loss, blah blah blah, as on such and such date, including the accounting policy. अब हो सकता है आपको लगे कि सर एक रिपोर्ट अगर हम देख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम रिवीजन में उसको कवर नहीं करेंगे, पर आपके लिए मैं एक टेलीग्राम पे लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन शेयर करूंगा। मैंने एक बहुत बढ़िया नोट हमने पावर बैच के लिए बनाया था, जिसमें ऐसे 7056 और 700 की पूरी समरी है विद इंटरकनेक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर्स एंड अदर मैटर्स, प्लस कुछ रियल लाइफ रिपोर्ट्स हैं
जिससे कि आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या की ऑडिट मैटर्स और अदर तरह के मैटर रियल लाइफ में कैसे देते हैं। नॉट जस्ट दैट, क्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट भी है, डिस्क्लेमर और एडवर्स की भी है। तो आपके पास एक सैंपल मिल जाएगा, जिनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग ही ज़्यादा जानना देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों? टाइटल, एड्रेसी और फिर ऑडिटर का ओपिनियन। अब ओपिनियन आया तो उसके पीछे बेसिस क्या है, तो हमें एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ देना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में आ सकता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या दिया जाता है। तो आप लिखेंगे सासा रे रे, सासा रे रे, रे रे नहीं होता है सर, री री होता है। ओके, सबसे पहले हमने हमारा ऑडिट एज पर एसेस किया है, जिसके अंतर्गत हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसेस में दी गई है, जिसका विवरण, एक्सप्लेनेशन आगे हमने अनेक्षर में या अपेंडिक्स में या आगे रिपोर्ट में कहीं दे रखा है। तो ऑडिटर्स की डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में आगे के सेक्शन में दी जाएगी, ताकि ओपिनियन सेक्शन ओवरलोडेड ना हो जाए इन्फॉर्मेशन से। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम काम इंडिपेंडेंटली और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके करें। ये चार चीजें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में की बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में आएगी, और डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेपरेट सेक्शन बनाया जाएगा। देन गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आपको रिपोर्ट करना है, एक अलग से उसका पैराग्राफ बनाना है। अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, सब प्रॉपर है, तो फिर ये पैराग्राफ नहीं दिखेगा। की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ऐसे 701 में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में शामिल होगा, ताकि यूजर को पता पड़े मैनेजमेंट ने क्या किया और ऑडिटर ने, और ऑडिटर की डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दी जाए। कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अंतर्गत अगर आपके ऊपर कोई रिपोर्टिंग करना है, जैसे कि 143(3) या कारो की, तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में बनाया जाएगा, जिसकी हेडिंग होगी रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आप फिर 143(3) कारो तरह की रिपोर्टिंग देंगे। साइन आपको अपने नाम से करनी है, फॉर्म का नाम देना है, मेंबरशिप नंबर, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, प्लेस ऑफ सिग्नेचर जहां पे आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है उसके शेयर का नाम, डेट ध्यान रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की डेट से पहले की डेट नहीं होना चाहिए, एविडेंस ऑब्टेन करने की डेट से पहले की डेट नहीं होना चाहिए, प्लस आपको यूडन भी डेट प्लेस के साथ में देना पड़ेगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन। इन सब में दो ही चीज इलैबोरेट करनी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटा सा डिस्कशन है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात भैया, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए, और उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, ICGC है, इंटरनल कंट्रोल्स उन्होंने मेंटेन किए हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आइडेंटिफाई। सबसे बड़ा सेक्शन होता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। इस सेक्शन को दिया कहां पर जाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में आप आगे दे सकते हैं। हालांकि ऐसे कहता है कि ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन अगर आप बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में ना भी देना चाहें, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप अपेंडिक्स में दे दें, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है, लोड कर रहा है, रिपोर्ट को बड़ा कर रहा है, तो आप पीछे दे दो। या फिर आप वेबसाइट पे भी दे सकते हो, पर वेबसाइट पे तभी देना जब लॉ स्पेसिफिकली परमिट करे, यानी कोई लॉ लिखे कि भाई ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी गिवन ऑन द वेबसाइट, देन वी विल जस्ट गिव अ वेब लिंक इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आज की तारीख में इंडिया में ऐसा नहीं बोला गया है, तो इसलिए आपको एक्चुअल रिपोर्ट में ही अंदर दिखेगी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड दोस्तों आपके पास 3 पैराग्राफ्स में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, आपको ये तीनों समझना पड़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है। आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी है, कोई काम नहीं आती है, सही बताऊं ना तो ये सिर्फ आप अपने दिल को मनाने के लिए बोल रहे हो, कल दिन एग्जाम में आ गई तो क्या करोगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, अगली एग्जाम के लिए बात करते हो। इससे अच्छा है फटाक से 2 मिनट में एक बार रिवीजन में सुन लो ये क्या होता है, और वंस फॉर ऑल आपके लिए ये तैयार हो गया। रिवाइज करना है, बार बार सुनना है वीडियो को बार बार, तो दिमाग में फिट भी हो जाएगा, एग्जाम में बाकायदा कोट करके आ पाओगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले हमें देना है कि भैया हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, ये कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और इसमें हम क्या रिपोर्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताते हैं कि भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं, फ्रॉड और एरर से आ सकते हैं, और कब उन्हें मटेरियल माना जाता है, जब वो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, प्राइमरी यूजर्स विच आर टेकन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकें। और थोड़ा सा मटेरियलिटी की डेफिनेशन भी दे देंगे क्या होती है। याद करने का सबसे पहला तरीका, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या लिखोगे, रागा अभी भी M&M की चॉकलेट खाता है। रीजनेबल एश्योरेंस, रागा कौन है सर, गा से गारंटी, मटेरियलिटी और मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और एरर, मटेरियलिटी क्या होती है और उसकी डेफिनेशन।
रागा अभी भी M&M की चॉकलेट खाता है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला पार्ट। सेकंड, फिर आप फर्दर ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा बताओगे। अब आपने लिख दिया भैया ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट एज पर एसेज है, तो बेचारे थोड़े ना यूजर्स एसेज पढ़ेंगे, तो ब्रीफ में आप बताओ एसेज क्या क्या जाते हैं। तो सही बताओ दोस्तों, कौन से ऐसे 3 एसेज हैं, वाह वाह, कौन से ऐसे 3 ऐसे हैं जिसमें पूरे ऑडिट का सारांश आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर। सर सही बताएं, हाँ बताओ सर। 315, 330 और 500। क्या बात बोलिए बेटा। तो ऐसे याद रखना है आपको कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट करते हैं, and then we develop a response to the assessed risk, and then we obtain sufficient appropriate audit evidence which becomes the basis for forming our opinion. 300 सीरीज के 2 स्टैंडर्ड लिए तो 500 के भी 2 ले लो, नहीं तो 500 सीरीज बुरा मान जाएगी, तो 570। Our responsibility also includes whether the assumption of the management of going concern is appropriate। और ये 4 तो ऐसे इस वाले हो गए। इसके अलावा आपको क्या मुद्दों पे रिपोर्ट करना है? You have to report इंटरनल कंट्रोल्स की हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं रेलेवेंट टू ऑडिट, नॉट विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अनलेस कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करते हैं, पॉलिसीज का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है, एस्टिमेट्स का रीजनेबिलिटी, और इन सब के बेसिस पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेशन देते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आइस में तो एप भी गोरा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बर्फ में अगर बंदर भी रहेगा तो गोरा हो जाएगा, इसी तरह से आइस में अगर एप भी रहेगा तो फेयर हो जाएगा। चलिए सर, ये तो बहुत ही रेसिस्ट निमोनिक दिया है आपने, नेवरदलेस। फाइनली इसके अलावा अगर आपकी एंटिटी में TCWG है तो फिर आपको एक और पैराग्राफ देना है जिसमें 3 चीजें होंगी कि हे TCWG, हमने तुम्हें हमारे ऑडिट का स्कोप और टाइमिंग डिस्कस कर लिया था, डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल तुम्हें बना दी थी, और प्लान डिस्कस कर लिया था जो ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो हे TCWG, हम तुम्हें एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने हमारा काम एथिकली किया है और इंडिपेंडेंस के साथ किया, जो कि ऐसे 260 में अगेन आता है। और तीसरा, अगर की ऑडिट मैटर है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट कर दिए हैं जैसे कि रिक्वायर्ड थे। की ऑडिट मैटर्स भी लिस्टेड एंटिटी में ही देने होते हैं, और TCWG से जो मैटर डिस्कस होते हैं उनमें से ही ढूंढ के दिए। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 सेक्शन हो गए दोस्तों। सबसे पहला वाला सेक्शन है जिसमें अपने को क्या बताने का कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली क्या होती है। एक तरह से रागा M&M, हमें रीजनेबल एश्योरेंस, गारंटी नहीं है जो समझाया, एंड स्टेटमेंट और मॉड्यूलिटी क्या होती है। उसके बाद में 315, 330, 500, 570 प्लस आईजेब गोरा, यानी कि फेयर प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। और फाइनली इन सब के बाद में TCWG को प्लान, टाइमिंग, स्कोप ऑफ ऑडिट बता दिया, इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन दे दिया, और फाइनली की ऑडिट मैटर्स अगर हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है, मस्त एकदम। आपको मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद रिवाइज भी हो जाएगा। इन सब के अलावा कोई भी आपकी दूसरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर लॉ एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए आप एक सेपरेट सेक्शन बनाओगे जिसकी नॉर्मली हेडिंग होती है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें कारो वगैरह तरह की रिपोर्ट्स आती है। सर ये तो सॉलिड फॉर्मेट दे दिया ऐसे 700 ने, पर हो सकता है कभी लॉ में फॉर्मेट दे दिया जाए जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का 3C है 3CB, तो फिर हम लॉ का फॉर्मेट फॉलो करेंगे ऐसे का। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, लॉ विल प्रिवेल, और ऐसे तो आप लॉ का फॉर्मेट फॉलो करो। तो सर लॉ का फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो ऐसे बुरा नहीं मान जाएगा कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बुरा मानेगा, पर हमें लॉ का फॉर्मेट फॉलो करना है। तो फिर हम हमारी रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे दैट वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट एज पर एसेज, क्योंकि हम एसेज सारे फॉलो नहीं कर पा रहे, एज इन भले ही सारे कर पा रहे हो पर 700 तो नहीं कर पा रहे। इतनी सी चीज के लिए ये लाइन नहीं लिखेंगे? हाँ नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे कि ऑडिट इज डन एज पर। और यार सर, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉ का फॉर्मेट ऐसे 700 के फॉर्मेट के जैसा ही हो, अगर एग्जैक्ट वैसा नहीं हो। बहुत बढ़िया बेटा, इसलिए ऐसे 700 कहता है कि अगर लॉ के फॉर्मेट में कम से कम इतनी चीजें आ रही है तो फिर तुम मान लेना कि लॉ का फॉर्मेट ऐसे के फॉर्मेट जैसा ही है, और इस पर्टिकुलर केस में फिर तुम लिख सकते हो कि ऑडिट इज डन एज पर एसेज। अदरवाइज यू विल नॉट मेंशन ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर एसेज, हाउएवर यू आर रिकमेंडेड एंड प्रमोटेड टू फॉलो, यानी आपको फॉलो करना है पर लिखना नहीं है। पर अगर ये चीजें लॉ के फॉर्मेट में भी दी हुई है तो फिर आप ये भी लिख देना कि ऑडिट इज डन एज पर एसेज। क्या क्या है? टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेक्शन जिसमें एसेज, लॉ एंड रेगुलेशन का रेफरेंस है, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन। गोइंग कंसर्न का मैटर है तो उसका एक सेक्शन, की ऑडिट मैटर का सेक्शन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स। तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ नहीं भी है, पर अगर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन है तो उसका बेसिस है तो भी चलेगा।
तो ये एक एक्सेप्शन हो गया इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन, सिग्नेचर प्लेस ऑडिट, यानी बेसिकली जो अपन ने देखे थे उसकी ब्रॉड कंटेंट्स अगर हैं तो फिर ये चलेगा। नेक्स्ट, अगर हमने हमारा ऑडिट एज पर एसे और एज पर इंटरनेशनल एसेज दोनों किया है तो क्या होगा? हो सकता है कि हमारी एंटिटी मल्टीनेशनल कंपनी है तो हमें दूसरी जगह के लिए रिपोर्ट फाइल करने के लिए आईसीएस के अनुसार कराना पड़ता है, सिंपल सा रूल है। कोई भी ऑडिट अगर दोनों स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल और इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार हुआ है और उस केस में आपकी रिपोर्ट सेम है, रिपोर्ट में ओपिनियन भी सेम है, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी सेम है, अदर मैटर्स भी सेम है, तीनों में से किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप एक सिंगल कंबाइंड रिपोर्ट दे सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो वी हैव डन आवर ऑडिट एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और आइडेंटिफाई कर देना नेशनल स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ईसीआई मिनिमम ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, चलेगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं आपके अदर लॉ के तो आप अदर स्टैंडर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसे ISA को बेसिकली रेफर कर लें, ठीक है। तो इस तरह से दैट इज एक्सेप्टेबल, आप ऐसा करेंगे तो चलेगा। ये OJ ऐसे क्या लिखा है, अदर ज्यूरिसडिक्शन ऐसे, तो गलत नहीं है, बेसिकली इंटरनेशनल एसेस की जगह दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के एसेस के अनुसार किया, बस ये है कि आपका ओपिनियन प्लस अदर मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, कई बार हो सकता है मैनेजमेंट ऐसी बदमाशी करे, जैसे कि इस बार MTP में भी एक क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट ने एक P&L और बना दिया जिसमें कई सारे एक्सपेंस को शामिल नहीं किया है, लेट्स से कैश एक्सपेंस को शामिल करके एक प्रॉफिट लॉस बना दिया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, पर मैनेजमेंट उसे साथ में प्रेजेंट करना चाहता है दिखाने के लिए। ऑडिटर कहेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पास नहीं है क्योंकि जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इसे नहीं बनाया जाता है, तो मैनेजमेंट अगर बताना चाहे तो इसे अलग से रिपोर्ट करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ना बताए, क्योंकि हम इसका ऑडिट नहीं करेंगे, इस पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, करना है तो सेपरेट असाइनमेंट होगा। पर मैनेजमेंट अगर मानता नहीं है ऐसी सिचुएशन में तो हम एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का सेपरेट पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में देंगे जिसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनुअल रिपोर्ट में सब्सक्राइब दी गई है उसके ऊपर हमने ऑडिट। ध्यान रखना ये अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट जो दी जाती है जिसको देख के ही लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग है, उसके ऊपर ऐसे 720 है, दिस इज नॉट अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो if supplementary information not required by framework is given, it is not an integral part of financial statement. Hence, we will evaluate whether it is presented in such a way that it is differentiated from audited financial statement. If not, we will ask the management to change it. If he refuses, we will identify supplementary information and explain in the report that this is not audited by the. और फाइनली एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि ऑडिटर जब भी जजमेंट फॉर्म करेगा तो कैसे फॉर्म करेगा, तो सिंपल सी बात है, जजमेंट फॉर्म करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और लेजर्स से निकलते हुए सारे असर्शंस। तो आप सबसे पहले असर्शंस को क्या करोगे, एग्जामिन करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, एग्जामिन करोगे और इवैल्यूएट करोगे। तो 2 पॉइंट हो गए आपके असर्शन के, आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट, जिससे आपको क्या होगा, you will basically be able to gather audit evidences। तो आपको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना है और फिर कलेक्ट करके उन्हें इवैल्यूएट करना है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो वो अगले 2 पॉइंट हो गए आपके, कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, और उसके बेसिस पे देन यू विल बी एबल टू फॉर्म दी जजमेंट और दी ओपिनियन ऑन असर्शंस अंडर कंसिडरेशन। इस तरह से ऑडिटर जजमेंट फॉर्म करता है। बड़ा ही थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड था, आई थिंक दिस रिविजन कुड बी रियली वेरी यूजफुल, क्योंकि इस तरह के थ्योरी स्टैंडर्ड यूजुअली बच्चा ये सोच के छोड़ देगा ये तो एग्जाम में आता नहीं, फिर आ गया तो भाई ठीक है मुझे कौन से सेमेसिस सॉल्व किया, आने ऑप्शन में छोड़ दें। अगर कभी कंपलसरी में आ गया, अच्छा कंपलसरी में भी आता है क्या, सभी का पेपर बिगड़ा अपना भी बिगड़ गया, क्या फर्क पड़ता है, मस्त रहने का हमेशा वो इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने काफी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जैसे को रिवाइज करा दिया है काफी ज्यादा समय लेकर। ऐसे 701 पर आते हैं अब, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। सबसे पहली बात, की ऑडिट मैटर्स क्या है। मेरी छोटी वाली डॉटर जब स्कूल से वापस आती है तो हमारी माताश्री उसके ऊपर ऐसे, इनफैक्ट हमारी माताश्री नहीं, उसकी माताश्री उसके ऊपर ऐसे लपक लेती, जैसी बात हो, हाय स्वीटू कैसी है तू, बोलती बढ़िया, क्या हुआ स्कूल में बताना, सब ठीक था, टिफिन खाया, हाँ खाया, होमवर्क दिया मैडम ने, नहीं दिया, ठीक थी तबीयत वगैरह तो ठीक थी, खांसी तो नहीं आई, नहीं कुछ नहीं, और बताना क्या हुआ, वो बता ही नहीं रही। घर वाले शादी में जाते हैं, हमारी तो छूट जाती है, जब से सीए फाइनल में आए आते हैं, हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, हम पूछते हैं कैसी रही शादी, बाबूजी बोलते हैं बढ़िया थी, क्या हुआ, हम बोलते हैं मम्मी से अरे बताओ ना,
तो फिर मम्मी थोड़ा सा बताती है कि हम पूछते हैं खाने में क्या था, बताती है अरे बासुंदी तो क्या थी, बालूशाही, एकदम धोनी ने जैसी खाई थी वैसी बात। हमारी सिस्टर वो मम्मी से पूछती है दुल्हन ने क्या पहना था, हाँ बात कर रहे हो? सही में अच्छी लग रही थी, अच्छा हाँ वो गुलाबी कलर का था, और दूल्हे ने क्या पहना है, यूनिकॉर्न कलर की शेरवानी, क्या बात कर रहे हो, सीन भी लगाए थे, तो जोड़ी कैसी लग रही थी। क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब क्यों पूछ रहे हैं, अपने को लगता है क्या फालतू की बात है, उसको लगता है ये खाने की बात पूछ रहा है, अपन क्या फालतू की बातें पूछ रहे हैं। दोस्तों क्या है, अपन इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि हम गए नहीं थे शादी में, पर हम जानना चाहते हैं वहां क्या हुआ, तो वी वांट टू हैव अ फर्दर एंगेजमेंट विद द ऑडिट, and this is basically the purpose of key audit matters. The financial statement users are not really involved in the financial reporting making process or the audit process. The only audit report and the financial statement is the window through which they understand what has happened during the year in terms of the financials and whether they are appropriate or not. But sometimes or the other, at least in the listed company, because public at large is a user of the financial statement, they will want to involve themselves into at least audit. कि यार ऑडिटर ने इस साल ऑडिट किया तो उसके क्या challenges थे. Not every challenge would ultimately lead out to a modified opinion. कई बार हो सकता है कि ऑडिटर का इस साल क्या चैलेंज था कि एक आईटी सिस्टम नया इंप्लीमेंट हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उस पर हमें खूब एफर्ट डालना पड़ा। आप रिलायंस की रिपोर्ट में देखना है कि ऑडिट मैटर भी है उसके ऊपर, तो हमें खूब एफर्ट डालना पड़ा आईटी सिस्टम्स को चेक करने के लिए, पर इससे हमारा ऐसे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा है। बट ये क्या है, हमारे इस साल के ऑडिट की एक फीचर था, कंपनी में रेवेन्यू एस्टिमेट बेसिस पे मेजर किया जाता है, क्योंकि कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में तो कई सारे प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे हैं, तो कितना रेवेन्यू मेजर करना है। कंपनी के कई सारे डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या अनलिस्टेड शेयर्स हैं जिनको फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। इस साल कंपनी ने इंपेयरमेंट चेक किया था, जिसको चेक करने में पसीने छूट गए हमारे, रिवैल्यूएशन हुआ है बहुत लाख। ये सब चीज़ें इस साल के ऑडिट की हाईलाइट्स थी। What are key audit matters? These are those matters that in auditors' professional judgment were of most significance in the audit of financial statement of current period. एक एक शब्द आप दिल से समझ पाए। ये मैटर टीसीडब्ल्यूजी से जो मैटर डिस्कस किए जाते हैं उनमें से निकाले जाते हैं। इस मैटर को बेसिकली कम्युनिकेट ऑडिट रिपोर्ट में करने का अल्टीमेट पर्पस है कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाना, एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना कि क्या मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इस साल के ऑडिट पे। इससे इंटेंडेड यूजर एंटिटी और उसके सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट और ऑडिट को बेहतर समझ पाएंगे और वो ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिट में एंगेज हो पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, कृपा करके ध्यान रखना, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर और मैनिफाइड ओपिनियन और रिपोर्टिंग अंडर एसए 570 और स्पेसिफिक ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स लाइक गिवन अंडर 143.3। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑडिट मैटर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूट फॉर। तो ऐसा नहीं है कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो क्या हम दे देते हैं। इनफैक्ट क्या हम साफ साफ जिन मैटर्स पे देते हैं उन पे लिखते हैं कि आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट। इनफैक्ट हाँ, वो मॉडिफाइड ओपिनियन है ही नहीं, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं। तो अगर आपकी डॉटर ये कह रही है कि मम्मा आज तो मैं गिर गई थी और लग गई थी, तो ये कैम नहीं है दोस्तों, ये तो एक मॉडिफाइड ओपिनियन है। हाँ, तो आप मम्मी को फ़ोन लगाना है, स्कूल में क्या हुआ भैया, कैसे गिर गई, आपने फ़ोन क्यों नहीं लगाया, खून आ रहा है, इतना सारा कुछ हो गया। ये वो वाले मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ एंगेज फर्दर करने के लिए, जानकारी लेने के लिए दिए जाते हैं। तो की ऑडिट मैटर ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट which were of the most significant in the current period audit of financial statement से निकालने। तो ये कौन से मैटर्स होंगे, ये वो मैटर है जो हमने टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस किया। और ऑडिटर के जर्मन इंफॉर्मेशन में इन मैटर्स को कैसे निकाला जाएगा, तो ये वो मैटर हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इस साल के ऑडिट, और जिनमें या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई था, या ऑडिटर को लगता है कि जिसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टनिटी थी, जिस कारण से बहुत ऑडिटर के जजमेंट्स इन्वॉल्व हो गए। जहाँ भी एस्टिमेट्स आते हैं जजमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर वो कोई इवेंट और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इसका निमोनिक आप यूज़ करोगे रिजेक्ट, रिजेक्ट के आप एक्सेट्रा, ईसीटी रिजेक्ट कर देना तो बचेगा आरईजे, रिस्क, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस एंड एरियाज वेर यू हैड टू टेक जजमेंट्स, जे फॉर जजमेंट्स। तो इनमें से आप आइडेंटिफाई करते हो की ऑडिट मैटर और इसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन की ऑडिट मैटर के अंतर्गत एक्सप्लेन करते हो। इस सेक्शन की इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज होगी कि ये वो डेफिनेशन दोगे कि ये वो मैटर्स हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन आप बोलोगे कि दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट एज अ होल एंड ओपिनियंस, ऑडिटर इज नॉट गिविंग अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज पर्टिकुलर मैटर्स।
इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। और हर की ऑडिट मैटर को आपको एक टेबल फॉर्मेट में नॉर्मली देते हैं, जिसमें पहले टेबल के पहले पार्ट में अपन देते हैं कि क्यों उस मैटर को हमने की ऑडिट मैटर माना और वो क्या है, एंड आपने उसे ऑडिट में कैसे एड्रेस किया। जो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा उसमें आप पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ पाएंगे आप। सर्कमस्टांसेस इन विच की ऑडिट मैटर इज नॉट कम्युनिकेटेड। अगर कोई लॉ और रेगुलेशन ने मना किया है कोई मैटर को पब्लिकली कम्युनिकेट करने का, तो क्या हमें तो कम्युनिकेट नहीं करना। दूसरा, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस में आपको लगता है कि उसे कम्युनिकेट करने से नुकसान ज़्यादा होएगा, कंपनी का फायदे कम, तो बेहतर है आप कम्युनिकेट ना करें। सर इनकेस अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो भी की ऑडिट मैटर का एक सेक्शन दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि इन देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है की ऑडिट मैटर प्लस मॉडिफाइड ओपिनियन या गोइंग कंसर्न वाले मैटर। ऐसे कहता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन 705 या गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी 570 में आप जो रिपोर्ट करते हो वो बाय नेचर इस साल के ऑडिट के की ऑडिट मैटर रहे होंगे, पर आप उसे की ऑडिट मैटर में ना देके सेपरेट मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में या गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ में देंगे। आप चाहें तो अपने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में उसका रेफरेंस दे सकते हो, बट इसे आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं, इसको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाएगा। सारे की ऑडिट मैटर TCWG से डिस्कस करना है और आपको डॉक्यूमेंट करना। अब की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर में एक बहुत बड़ा फर्क है, विच विल डिस्कस। उससे पहले हम देखेंगे ऐसे 705 700 सीरीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। कई बार एग्जाम में ड्राफ्टिंग एंड ओपिनियन के भी क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ के आपको समझ में आएगा मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है। जब भी आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे नहीं रहे हैं, या कुछ चीज़ों को छोड़ के दे रहे हैं, या हमारे पास इतने एविडेंस नहीं आए कि हम कुछ ओपिनियन दे पाए, यानी कि आप क्लीन ओपिनियन नहीं देके मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे, इसका मतलब है घर वालों ने किसी लड़की का बायोडेटा हमें दिया सीए बनने के बाद और बोला तेरे लिए रिश्ता आया है, पता कर ले। हमने दोस्त से पता किया, दोस्त जानता था उसको और उसने बोला सब कुछ बढ़िया है, कर ले। अनमॉडिफाइड ओपिनियन। हमने बोला कुछ भी है तो बता दे, उसने बोला कुछ नहीं, सब सही है, हम अच्छे से जानते हैं। हमने बोला कुछ भी है तो बता दे, तो उसने बोला बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि लड़की सुबह कॉर्नफ्लेक्स की जगह गोल्ड फ्लेक लेती है। भगवान, हमने बोला शी स्मोक्स, उसने बोला हाँ, और कभी कभी सोशली जरूरत पड़ती। तो बकाडी, हमने बोला मिनरल वाटर, बोला यार तू है ना बच्चा ही रह गया। तो ये क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन है वेर यू आर सेइंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट ऑन सर्टेन मैटर्स। ये डेप्रिसिएशन सही नहीं है, बाकी सब सही है। बट जब आपको ऐसा लगता है कि ये जो एडवर्स मैटर है ये बहुत ज़्यादा हो गए, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, इसका मतलब कि उसने सपोज कहा कि यार थोड़ा स्मोक भी करती है, थोड़ा ड्रिंक भी खेलती है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन भी है, 3 पत्ती में माहिर है, हालांकि खूब पैसा लुटा दिया, 2 बार शादी भी हो चुकी है, 1 बार तो करके भाग भी गई थी, दोनों टूट चुकी। किसी ने बताया कि एक किड भी है उसका, पर पता नहीं अभी कहाँ है, किसके साथ है। हमने बोला हे भाई तू बोल कैसे रहा है कि इसको छोड़ के बाकी सब ठीक है? ठीक कुछ बचा ही नहीं। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट इतने परवेजिव हो जाते हैं, परवेजिव का मतलब ये कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मैटर्स को अफेक्ट करने वाला हो जाता है कि उसका लिमिटेड इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर या ट्रांजैक्शन पे नहीं रहता है, बट इट अफेक्ट्स द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन वी गिव एन एडवर्स ओपिनियन। बट हो सकता है आपने दोस्त से पूछा कि यार तू जानता है क्या उसको, दोस्त ने बोला रुक पता करता हूँ, उसने काफ़ी पता किया, कुछ पता ही नहीं पड़ा, तो उसने हो सकता है रिपोर्ट दे दी, हो सकता है उसका खुद का इंटरेस्ट रहा हो इसलिए भी उसकी इच्छा नहीं, खैर जो भी है। तो ऐसे केस में हम क्या देंगे? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर और एडवर्स में बेसिक फ़र्क क्या है? हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, हम बोल रहे हैं हमें एविडेंस ही नहीं मिले तो हम कैसे कुछ बोल पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लेमर के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड माने जाते हैं और ऑडिटर रिपोर्ट में कोई ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन एडवर्स में वो बोलता है हमने एविडेंस गैदर किए जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। एज अगेंस्ट डिस्क्लेमर वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर डेपरी गलत है बाकी सब सही है तो हम क्या बोलेंगे? इसको छोड़ के बाकी सब सही है, ये क्वालिफाइड। सिमिलरली कंपनी की 100 ब्रांच में से 5 ब्रांच चेक नहीं कर पाए, डेटा नहीं आ पाया, बाकी सब सही है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको छोड़ के बाकी सब सही है, ये भी क्वालिफाइड। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि अल्टीमेटली ओपिनियन क्वालिफाई, एडवर्स या डिस्क्लेमर बनने के 2 कारण होते हैं। एक होता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है,
अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा होता है ऑडिटर्स इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर किसी कारण से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पाया और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं कर पाया, रिकॉर्ड सीज हो गए हैं, इनकम टैक्स के पास है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओवरऑल नहीं मिले तो हम डिस्क्लेमर देंगे। पर कुछ ब्रांच चेक नहीं कर पाए, बाकी सब सही है, तो हमारे पास उसके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, बाकी सब सही है, तो क्वालिफाइड देंगे। कुछ ब्रांच में गलतियां मिली है जो मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है और मटेरियल है, तो क्वालिफाइड देंगे। बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गलतियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट में गलतियां एक जगह पे नहीं है, तो फिर उस केस में एडवर्स। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि टाइप्स ऑफ ओपिनियन में सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन दोनों कारणों से आ सकता है। वन, व्हेन ऑडिटर इज हैविंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो इमटेरियल है ना, तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी नहीं, मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है। क्या परवेसिव होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देन ही विल गिव क्वालिफाइड। या फिर ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिकॉज ऑफ विच ही इज अनेबल टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ दोज undetected or unidentified misstatements on financial statement which are material but not pervasive। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ एरिया पे एविडेंस नहीं मिले, 5 ब्रांच चेक नहीं कर पाया, मैं बाकी सब चेक कर लिए, 5 से मैं ये नहीं बोल सकता पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है या पूरे ही चेक नहीं कर पाए, तो इसका इम्पैक्ट मटीरियल तो है, 5 ब्रांच मटीरियल है पर परवेजिव नहीं है, सबको अफेक्ट करने वाला नहीं, ऐसे केस में भी क्वालिफाइड हो। जहां आपको सही मिले जिससे आप कंक्लूड कर रहे हो कि मटेरियल और परवेजिव में स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो एडवर्स। और जहां आप अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, यानी कि वो मटेरियल भी हैं और परवेजिव भी हो सकते हैं, ओवरऑल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या दोगे, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर क्या करे, विड्रॉ कर दे, दैट इज समथिंग विच विल। तो हमारे ऑडिटर या हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब भी ऑडिट को ऐसा लगता है कि बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट or where he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence that financial statement are free from material misstatement, he will have to express a modified opinion. How to express a modified opinion? If it is a qualified opinion, तो हम लिखेंगे subject to या except to। किस में? तो सबसे पहले आपकी हेडिंग ओपिनियन की हो जाएगी मॉडिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन की बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर आप उसके अंतर्गत लिखोगे that in the course of audit we have identified company is not charged depreciation on its assets. Subject to this, we give a true and fair view on the financials. तो इसमें हम क्या बोलते हैं, except to subject to this, हम financial statement पे true and fair view दे रहे। बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ है तो आप लिखोगे subject to these misstatement, पर अगर कोई लिमिटेशन थी आप चेक नहीं कर पाए तो आप लिखोगे subject to the possible effects of misstatements due to these limitations। possible effect क्यों, क्योंकि वहां पे गलतियां पकड़ी नहीं है, शायद गलतियां हो सकती। इन्वेंटरी कंपनी की क्या है, अलग अलग लोकेशंस पे, बॉर्डर्स पर है, हमारे लिए इम्प्रैक्टिकेबल अटेंड करना, दूसरे प्रोसीजर लगा है, उससे भी एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी है मेरी मैनेजमेंट की सबकी कि अब मैं क्या करूं, रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगी। तब मैं ये नहीं बोल सकता इन्वेंटरी गलत है, मैं ये बोलूंगा कि हमारी लिमिटेशंस के कारण हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्वेंटरी सही है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, we will mention that except for the effect of matter described in basis for opinion paragraph, we give a true and fair। जबकि adverse opinion paragraph में हम लिखेंगे because of the significance of matters described in the adverse opinion or basis for adverse opinion paragraph, we report financial statement do not give a true and fair view। And यहाँ पे due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, we are unable to express a true and fair view, which is termed as disclaimer of। तो ये तो ओपिनियन पैराग्राफ हो गया। अब उसके बाद आता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी हो जाएगी बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर एज मे बी एप्लीकेबल, एंड देन यू विल हैव टू रिपोर्ट इट। अब ऐसे क्या बोलता है समझो, ऐसे कहता है मिसस्टेटमेंट प्राइमरली 3 चीज़ों से होते हैं। या तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सही सिलेक्ट नहीं की, लीफो लगा दिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या सिलेक्ट सही की पर उसका एप्लीकेशन सही नहीं है, क्लरिकल एरर कर दी, या आपने डिस्क्लोजर नहीं दिए, कम दिए या गलत दे दिए। अगर आपकी पॉलिसी का सिलेक्शन या एप्लीकेशन गलत है तो आप रिपोर्ट में लिखो कि ये गलत है, रीजन दो और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ कितना है ऑन एवरी आइटम ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो डेप्री नहीं लगाया तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी ने डेप्री नहीं लगाया, इंड AS 16 चाहता है कि डेप्रिसिएशन लगे। अगर कंपनी डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट लाइफ लगाती तो इतना डेप्री लगता जिससे कि कंपनी की एसेट्स इतने से ओवर स्टेटेड आ रही है यानी कम हो जाती, प्रॉफिट इतने से बढ़े हुए आते हैं कम हो जाएंगे, डेफर्ड टैक्स इतने से चेंज हो जाएगा, EPS इतने से चेंज हो जाएगा, सब बताना पड़ेगा। तो पहला, अगर कोई मिसस्टेटमेंट आपको मिला है तो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन, अगर आपको लगता है हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आपको ये बताना पड़ेगा। पर अगर कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड मिसस्टेटमेंट मिला है तो आप बताओ कि क्या मिसस्टेटमेंट है और उसमें क्या गलती है। पर अगर कंपनी मैनेजमेंट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ही नहीं दिए, तो ऑडिटर अगर प्रैक्टिकली दे सकता है तो दे, पर प्रैक्टिकली हमारे लिए सारे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर संभव नहीं होंगे देना। हम TCWG से डिस्कस करेंगे और बताएंगे क्या चीज़ ओमिट हुई है, और अगर दे सकते हैं तो प्रैक्टिकली दे देंगे, नहीं है तो फिर लिख देंगे कि मैनेजमेंट ने नहीं दिया। और कहीं आपको इनेबिलिटी टू ऑब्टेन चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा क्यों आप ऑब्टेन। ठीक है, तो इस तरह से आप जब बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीजन रहा है बेसिस फॉर इस पैराग्राफ को देने का। ऐसे 260 में साफ साफ दिया गया है कि कोई भी मॉडिफाइड ओपिनियन देने से पहले TCWG से डिस्कस करना अनिवार्य। ये टेबल बहुत ही सॉलिड है और काम का है। अगर मिसस्टेटमेंट है जो मटीरियल है पर परवेजिव नहीं तो क्वालिफाइड, मटीरियल भी है परवेजिव भी तो एडवर्स। पर अगर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही है, लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड इफ इट इज मटीरियल नॉट परवेजिव, बट इफ इट इज बोथ डिस्क्लेम। तो अब कई बार आ गया परवेजिव परवेजिव परवेजिव, तो क्या होता है परवेजिव? परवेजिव का मतलब होता है दोस्तों, इट अफेक्ट्स the whole financial statement. That means auditor के judgment में the misstatement or the limitation is not confined to specific accounts, elements or items of financial statement, but it expands to almost everything. जैसे कंपनी कैश बेसिस यूज कर रही है, एंटिटी गोइंग कंसर्न बना रही है अकाउंट्स मान के, जबकि गोइंग कंसर्न नहीं है, इससे एक दो खाते नहीं सब चेंज हो जाएगा। या हो सकता है इट इज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट बैलेंस, but that element or account balance itself represents substantial portion. एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट चेक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैनेजमेंट दे नहीं रहा है, बाकी सब सही है, तो बचा ही क्या उसमें? तो भले ही एक अमाउंट या एक एलिमेंट से रिलेटेड है पर इसका परवेजिव इफेक्ट होगा, बहुत सब्सटैंशियल इफेक्ट होगा, तो इस केस में आप डिस्क्लेमर। और अगर कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड है तो आपको लगता है अगर वो फंडामेंटल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग डिस्क्लोजर है, देन इन दैट केस आप अपना ओपिनियन उस केस में मानेंगे कि डिस्क्लेमर या एडवर्स जाएगा फंडामेंटल डिस्क्लोजर जैसे गोइंग कंसर्न का, और उस केस में फिर आप उसे परवेजिव। ठीक है, चलिए, ऐसे कहता है कि ऑडिटर के ऊपर अगर लिमिटेशन है ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाने की, तो क्या वो लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इंपोज करी है? और अगर वो मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन है तो फिर इस केस में वो देखेंगे ऑडिटर की क्या इसका इफेक्ट मटीरियल है पर परवेजिव नहीं है, तो आप क्वालिफाई कर दो। पर मटीरियल और परवेजिव दोनों है, जैसे कि मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन का ऑडिट खत्म होते समय जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है वो नहीं दे रहा, या फ्रॉड का डिक्लेरेशन नहीं दे रहा। ऐसे केस में या गोइंग कंसर्न हमने बोला है भैया मटीरियल अनसर्टेनिटी है, एक बार प्लीज़ आप असेस करो, पर वो असेसमेंट करने को ही तैयार नहीं है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं। इन सारी सिचुएशंस में मैनेजमेंट आपके साथ एक ऐसा लिमिटेशन आप पर इम्पोज कर रहा है जिसका परवेजिव इफेक्ट है। ऐसे केस में आप डिस्क्लेमर दोगे, ऐसे कहता है कि बेहतर है आप विड्रॉ ही कर, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस इम्पोज लिमिटेशन नहीं है, लॉ इम्पोज नहीं। लॉ इम्पोज क्या होता है, इनकम टैक्स वाले लेके चले गए रिकॉर्ड्स, तब मैनेजमेंट आप क्या करोगे? ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के प्रोसीजर के लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि स्टॉक वेरीफाई करना इम्प्रैक्टिकेबल है, तो ये मेरे लिमिटेशन है। पर मैनेजमेंट इम्पोज यानी कि वो चाहता तो पूरा कर सकता था पर नहीं कर रहा है। अगर ये परवेजिव है तो ऐसे कहता है यू शुड विड्रॉ, पर अगर आपको लगता है कि विड्रॉ करना लीगली परमिसिबल नहीं होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लिस्टेड कंपनीज के केस में से भी कहता है कि भाई अगर आपने 3 क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट दे दी है तो फिर चौथा क्वार्टर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करो। तो अगर परमिसिबल नहीं है तो फिर उस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अदरवाइज आप प्रेफर करो विड्रॉ। अब जब भी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना। क्या? नंबर 1, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। नंबर 2,
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप ये नहीं लिखोगे कि ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ एसएस, आप लिखोगे वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट आवर ऑडिट एज पर, ये अमेंड करना पड़ेगा। आपको लिखना होगा वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, प्लस जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ अपन देते हैं बाद में कि हम इंडिपेंडेंटली एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करके काम करें, और आगे का एक सेक्शन देते हैं, वो सेक्शन भी नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बढ़िया टेबल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि डिस्क्लेमर में क्या क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हैं या लिमिटेशन है तो आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है क्या? मटीरियल है तो होगा, नहीं है मटीरियल तो नहीं होगा। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि ओपिनियन मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड, सबसे पहले ये डिसाइड कर। अब अगर आपने देखा कि ओपिनियन मॉडिफाइड में डिस्क्लेमर वाला है तो उस केस में कोई की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं देना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की एडिशनल पैराग्राफ का रेफरेंस नहीं देना, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ ऐसे 720 में तो दिया जाता है वो नहीं दोगे, प्लस हर जगह आप ये लिखोगे वी वर एंगेज टू ऑडिट, ना कि वी हैव ऑडिटेड। ये नहीं लिखोगे कि वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, आप लिखोगे वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सही। ठीक है, ये कब? जब डिस्क्लेमर। अगर डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हो तो फिर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अनसर्टनिटी है ना, तो ध्यान रखना उसका सेपरेट पैराग्राफ बनता है, वो की ऑडिट मैटर या अदर मैटर या एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं जाएगा। तो गोइंग कंसर्न अनसर्टनिटी है और क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, देन इन दैट केस ओपिनियन अनमॉडिफाइड होएगा और हम इसके ऊपर एक सेपरेट पैराग्राफ देंगे। नहीं है तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा प्लस सेपरेट पैराग्राफ जाएगा। कभी भी गोइंग कंसर्न में मटीरियल अनसर्टनिटी है तो एक सेपरेट पैराग्राफ आएगा, ओपिनियन मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड दोनों हो सकता है। यानी कि सबसे पहले आप देखो मॉडिफाइड ओपिनियन देना है क्या, फिर देखो गोइंग कंसर्न है क्या, फिर उसके बाद में की ऑडिट मैटर अगर कोई है तो वो दो, वो नहीं है तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर जो अपन 706 में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर डिस्क्लेमर है तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ ओपिनियन नहीं आएगा, ऑडिटर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ नहीं आएंगे, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जगह वी वर अपॉइंटेड आ जाएगा, वी हैव ऑडिटेड की जगह वी वर अपॉइंटेड और वी वर अनेबल टू ऑब्टेन सही, अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ नहीं। कब? डिस्क्लेमर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या माने जाएंगे? अनऑडिटेड माने। ठीक है, ये आपका क्या डिस्कस हो जाता है ऐसे 705। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है कि आप बोल दो बैलेंस शीट डज नॉट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू पर P&L गिव्स अ ट्रू एंड, या कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बैलेंस शीट P&L गिव्स अ ट्रू एंड, यानी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आप मॉडिफाइड ओपिनियन स्पेसिफिकली दे सकते हो, बाकी पे अनमॉडिफाइड। हाँ, पर अगर आप पूरे के ऊपर एडवर्स या डिस्क्लेमर दे रहे हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो आप डिसाइड करो या तो आप ओवरऑल पे एक ओपिनियन बना रहे हो या टाइटल वाइज बना रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका ओपिनियन बनेगा। ठीक है, इन सब के अलावा ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा मैटर हो जो ऑडिटर हाईलाइट करना चाहता है। जैसे रिलायंस ने 22 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 46,000 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए, जिसमें से 36,000 करोड़ उसका प्रॉफिट जो आया था वो बेसिकली एक रिजर्व बनाया था, उस रिजर्व को उसने पी और एल में ट्रांसफर किया। नॉर्मली हम रिजर्व कभी भी ट्रांसफर करते हैं तो दूसरे रिजर्व में करते हैं, उसने पी और एल में क्रेडिट किया। एनसीएलटी के अप्रूवल के बेसिस पे ऐसा हुआ था, यानी अगर वो नहीं होता तो उसके प्रॉफिट 10,000 करोड़ होते हैं इंस्टेड ऑफ 46,000 करोड़। आप देख सकते हो 22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि एनसीएलटी ने स्पेसिफिकली बोला था कि कोई उनका गैस रिजर्व था जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी लॉस बुक किया, तो इसके लिए बोला था कि आप रिजर्व से इस लॉस को बुक कर सकते हो, इनफैक्ट आप P&L से बुक करके रिजर्व से उसको P&L में क्रेडिट कर दें। ऑडिटर को इसको चेक करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यानी ये की ऑडिट मैटर नहीं था कि इस साल के ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, पर यह ज़रूर है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है ऑडिट रिपोर्ट के मेन टेक्स्ट में, ताकि यूजर को साफ साफ समझ में आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो इस साल सब्सटैंशियली इस एक अजीब से ट्रीटमेंट के कारण आ रहे हैं जो एज पर इंड एस नहीं है। उस सेंस में ऑडिटर ने उसके ऊपर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया, उसे एम्फेसाइज करके बताया कि ऐसा ड्यूरिंग द ईयर हुआ।
तो एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर में बहुत बड़ा फर्क है। एम्फेसिस ऑफ मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड कोई मैटर है जो ऑडिटर को लगता है यूजर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट करना जरूरी है, तो वो उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर में रिपोर्ट करेगा। It is a paragraph included in the audit report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in financial statement, which in auditor's judgment is of importance that it is fundamental to the user's understanding of financial statement. ध्यान रखना कि audit matter is significant to current period audit. Emphasis of matter is fundamental to user's understanding of financial statement. तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मैटर मैनेजमेंट ने प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है वो कभी भी एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं हो सकता, ये तय कर। दूसरा, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर अकाउंटिंग करी है, यानी वो मॉडिफिकेशन डिजायर नहीं करता है, रिक्वायर नहीं करता। और तीसरा, वो इतना फंडामेंटल मैटर है कि उसको ऑडिटर को अलग से हाईलाइट करना चाहिए। ऐसे ये भी कहता है कि कोई मैटर आपको ईओएम और कैम दोनों लग रहा है तो आप उसे कैम में रिपोर्ट। The emphasis of matter paragraph shall include EOM paragraph provided auditor is not required to modify his opinion. In fact, उस paragraph में EOM के paragraph में लिखना भी पड़ता है कि यार opinion is not modified in that on this matter. ये कैम भी नहीं होना चाहिए। जब ऑडिटर EOM पैराग्राफ देगा तो एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा विद हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर, उसमें क्लियर रेफरेंस देगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो डिस्क्लोजर्स का जिसे वो एम्फेसाइज करना चाह रहा है, और बताएगा कि उसका ओपिनियन इस मैटर से रिलेटेड मॉडिफाइड। Auditor shall include another matter paragraph when this is not prohibited by law and not determined as key audit matter. ये अदर मैटर पैराग्राफ है, इसको चलो बात, इसमें दोनों आ गया है, थोड़ा सा सही करने के लिए EOM एंड OM, और ये अदर मैटर अनदर मैटर एज एन अदर मैटर, उस पर भी आते हैं। तो मैंने आपको की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर का डिस्क्रिप्शन बता दिया। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है, सर्कमस्टांसेस वेयर EOM पैराग्राफ इज नेसेसरी एंड सम एग्जांपल्स। तो कुछ केसेस जहाँ पे EOM दिया जाता है, जैसे कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट दी गई है जो कि इंडेस के अगेंस्ट है, जैसे रिलायंस वाला ये एग्जाम्पल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एज पर इंडेस बट इट इज़ डन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ, या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली आप उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में बताओगे कि ये स्पेसिफिकली इन लॉज के अनुसार या इस फ्रेमवर्क के अनुसार बनाएंगे। या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुए हैं, रिपोर्ट चेंज हुई है, तो मे भी आप उसको एम्फेसाइज करना चाहो, ये ध्यान रखना। ये रिलायंस वाला केस है, NCLT वाला, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क या फिर SA 560 रिपोर्ट। इन केसेस में ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे EOM ज़रूरी हो सकता है। कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन मैटर है जिससे हो सकता है कंपनी हार गई तो वो इनकंसर्न पे डाउट आ जाए, जैसे वोडाफोन के ऊपर था। सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकती है। इट कैन बी अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इट कुड बी अ मेजर कैटास्ट्रॉफ, एज इन कोई मेजर हिस्सा लॉस हुए नेचुरल कैलामिटी के कारण, या कोई नया इंडेस जल्दी अडॉप्ट किया, ऐसी भी चीज़ें दे सकते हो। इनफैक्ट यहाँ कह सकते हैं इट इज़ नेसेसरी, और यहाँ पे इट मे बी नेसेसरी, हो सकता है आपको देना पड़े। सवाल ये भी उठता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहाँ दिया जाएगा। ऐसे कहता है कि आपका जजमेंट है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहाँ पर आना चाहिए। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरऑल अफेक्ट कर रहा है तो मे बी आप ओपिनियन से पहले दे दो, अदरवाइज यूजुअली इसे ओपिनियन पैराग्राफ के बाद दिया जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो ओपिनियन पैराग्राफ के बाद और की ऑडिट मैटर अदर मैटर पैराग्राफ के पहले हो, बट इट डिपेंड्स। अदर मैटर पैराग्राफ कहाँ देना है, अगर ये एज सच रिलेटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड, तो आप एकदम आखिरी में दे सकते हो। मे बी आप चाहो तो उससे पहले दे सकते हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स ऑफ द रिपोर्ट, लाइक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए अदर मैटर जरूरी है तो उससे पहले भी दे सकते हो। तो व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ? सबसे पहली चीज, अदर मैटर पैराग्राफ वो चीज है जो A फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, B मिसस्टेटमेंट या लिमिटेशन भी नहीं है, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट उससे मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। पर हम ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि यूजर्स बेहतर तरह से ऑडिट या ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑडिटर
की रिपोर्ट को समझ सके। जैसे कि प्रीवियस ईयर अनऑडिटेड था, तो आप चाहो तो बता सकते हो, इनफैक्ट आपको बताना चाहिए प्रीवियस ईयर अनऑडिटेड। या लेट्स से इस साल जॉइंट ऑडिट हुआ है तो कंपलसरी नहीं है अदर मैटर पैराग्राफ देना, बट आप चाहते हो जॉइंट ऑडिट के केस में एक अदर मैटर पैराग्राफ से आप बताएं कि भाई जॉइंट ऑडिट किया हम लोगों ने, तो आप दे सकते हो। ये कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी आप बताना चाह रहे हो, तो ये अदर मैटर पैराग्राफ है। तो अदर मीन्स अदर, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It is a paragraph included in the auditor's report which refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statement, which in judgment of auditors is relevant to users' understanding of A. Audit, B. Responsibility of audit, or C. The auditor's report. तो जब भी आप अदर मैटर पैराग्राफ देंगे तो उसका एक सेपरेट सेक्शन बनेगा, और ये यूएमओ या एम दोनों ही आप पीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस कर। अदर मैटर पैराग्राफ की ये आपका प्लेसमेंट है किस तरफ हो सकता है, और इसमें ऐसा कोई बहुत क्रिटिकल मैटर। ये दोस्तों आपके चारों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। चलिए अब ऐसे 770 पे आते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें दो चीजें आती है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक करस्पॉन्डिंग फिगर्स। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इंडिया में करस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं। तो जैसे आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स होते हैं उसे करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स कहते हैं, जबकि इंडिया में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट नहीं चलता है। यानी ये दोनों ही एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि आप इनमें से क्या चूज करते हैं। तो इंडिया में हम करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर फिगर से इसलिए देते हैं ताकि लोग कंपेयर कर सके कि परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में गए हैं। यानी उसको देने का प्योर उद्देश्य होता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। इसलिए पिछले साल के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना उद्देश्य नहीं है। इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फिगर्स सिर्फ इसलिए देना है ताकि कंपैरिजन आ सके। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट्स देते हैं तो हम ये नहीं देते कि पिछले साल क्या पॉलिसी थी, इस साल क्या पॉलिसी है। हम सिर्फ ये देते हैं इस साल ये पॉलिसी है और अगर कोई चेंजेस हुए तो अलग से बता दें। ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का कि करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स क्या होता है। यहीं अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि नहीं, आपको हर साल 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में प्रेजेंट करने हैं विद इक्वल एंड ऑल डिटेल्स। यानी फिर आप ये नहीं बताओगे कि ये इस साल अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज हुई है, आप ये बताओगे ये पॉलिसी इस साल है, ये चेंज हुई है और ये पिछले साल थी। यानी आप पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूरी डिटेल में दे रहे हो। इनफैक्ट पिछले साल भी पॉलिसी में कोई चेंज हुआ था तो वो भी आप बताओगे। इसका मतलब व्हेन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन इन इक्वल डिटेल्स इन अ कंपैरेटिव फॉर्मेट, दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेसिस इज टर्म्ड एज comparative financial statement. Both these terms are a part of comparative information. बेसिक 2 सवाल के जवाब इस स्टैंडर्ड में दिए गए। पहला, ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए अंडर बोथ द फ्रेमवर्क। दूसरा, ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी होना चाहिए अंडर बोथ द। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। 2 अप्रोच है, करस्पॉन्डिंग फिगर, एक कंपैरेटिव। ये नॉर्मली लॉ और रेगुलेशन ही बताता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, करस्पॉन्डिंग फिगर में हम सिर्फ करंट पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों पीरियड की रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाती है। इसका मतलब ये नहीं एक साथ 2 साल का ऑडिट हो रहा है। इस साल का ऑडिट पिछले साल हुआ, इस साल का इस साल हुआ, और दोनों रिपोर्ट एक साथ भी आ रही है। यानी इस साल का ऑडिटर पिछले साल क्या ओपिनियन दिया था वो भी यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। तो ऐसा आएगा, वी गिव अ ट्रू एंड फेयर ऑन द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23 एंड 31/3/22। जबकि हम इंडिया में जो करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर है उसमें से बोलते हैं बैलेंस शीट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मींस 1 और मोर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अमाउंट और डिस्क्लोजर देना। करस्पॉन्डिंग में इंटेंडेड टू बी गिवन ओनली टू बी रेड विथ रिलेशन टू करंट पीरियड, वेराज कंपैरेटिव में इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विथ करंट पीरियड, बट इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन दोनों पे दिया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। सबसे पहले प्रोसीजर क्या लगाना, आपके पास ड्रोन चार्ट में 2 पेज है, मैंने एक में कर दिया। प्रोसीजर सबसे पहले हमें ये लगाना है कि हमें ये चेक करना है कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही फिगर्स कंपैरेटिव्स में दिखाए, और अगर कहीं उन्हें रीस्टेट किया है, कुछ किया है, तो चेंजेस प्रॉपर है, डिस्क्लोजर प्रॉपर। नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू ऑल्सो चेक अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर और इस साल की कंसिस्टेंट है, चेंज हुई है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आप जिस पीरियड पे ओपिनियन दे रहे हो वो सारे पीरियड का लोगे।
तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी करंट ईयर फिगर्स पे लेंगे। जहाँ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला फिगर चलता है वहाँ पे दोनों पे ओपिनियन जा रहा है, तो दोनों के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए। अब करस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंतर्गत रिपोर्टिंग कैसे होती है बहुत ध्यान से समझना। सिंपल सा रूल है कि अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ, ये इंडिया वाला कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको एक एम्फेसिस ऑफ मैटर कंपलसरी देना है, जिसमें आपको अदर मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं सॉरी अदर मैटर, क्योंकि ये ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मैटर नहीं, ऑडिट से रिलेटेड है। आपको एक अदर मैटर पैराग्राफ कंपलसरी देना है, जिसमें आपको लिखना है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, पर हमारी ओपनिंग बैलेंस पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी एज इट इज। तो ओपनिंग बैलेंस क्या बताता है कि ओपनिंग बैलेंस चेक करो, ये क्या बताता है प्रीवियस ईयर के फिगर्स साथ में रिपोर्ट करो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो, और उसमें फिर आपको चेक क्या करना है, और अगर गलती वगैरह मिले तो रिपोर्ट क्या करना है, अगर उसका ऑडिट नहीं हुआ तो क्या। तो अगर प्रीवियस ईयर अनऑडिटेड है तो अदर मैटर पैराग्राफ देना कंपलसरी है, जिसमें बताना है प्रीवियस ईयर अनऑडिटेड है पर हमने ओपनिंग बैलेंस पे सही ऑब्टेन किया है एज पर 510। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट, तो बढ़िया है, हमें क्या प्रॉब्लम है। उस केस में दो बातें हो सकता है, प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड हो, तो हमें इस साल चेक करना होगा। अगर वो चेक किया और मालूम पड़ा सब सही कर दिया मैनेजमेंट ने इस साल, तो फिर आपको कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देना नहीं है कि लास्ट ईयर मॉडिफाइड था तो इस साल भी मॉडिफाइड जाएगा, नहीं। आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो सब सही हो गया है, तो आपको ये भी नहीं बताना लास्ट ईयर गलत था अब सही हो गया। चाहो तो उसका जो करेक्शन इस साल मैनेजमेंट ने किया है उसका एम्फेसिस ऑफ मैटर दे सकते हैं जरूरत हो तो। पर अगर पिछले साल का मॉडिफिकेशन आपने चेक किया और मालूम पड़ा इस साल भी वो गलती कंटिन्यू हो रही है, तो फिर इस साल की भी ओपिनियन मॉडिफाई होगी। अगर आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट प्रीवियस ईयर पे ही है और करंट ईयर पे नहीं है, जैसे पिछले साल कंपनी ने लोन को डिपॉजिट दिया था और ऑडिटर ने रिपोर्ट किया था, पर इस साल वो लोन ही रीपे हो गया तो दिख ही नहीं रहा है बैलेंस शीट में, तो ऑडिटर को इस साल रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल का मॉडिफिकेशन इस साल सही नहीं हुआ है, कंपनी ने कंपेरेटिव सही नहीं किए हैं, और क्योंकि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, इस कारण से ऑडिटर को करंट ईयर में रिपोर्ट करना। पर वो साफ साफ लिख देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोन को डिपॉजिट दिखाया गया है, हालांकि ये सिर्फ प्रीवियस ईयर फिगर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी आप अपना ओपिनियन स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई कर दो। और ऐसे कहता है कि अगर लास्ट ईयर ऑडिटर की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड थी और करंट ईयर में आपको चेक करने के दौरान पिछले साल की कोई गलतियां मिल गई जो मैनेजमेंट सुधार नहीं रहा है, तो भी आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे। करंट ईयर को अफेक्ट कर रहा है तो करंट ईयर के रिलेशन में भी, सिर्फ प्रीवियस ईयर को अफेक्ट कर रहा है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट। तो पहला, अगर लास्ट ईयर मॉडिफाइड था और मैटर अनरिजॉल्व है तो रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूं। अगर वो करंट ईयर को अफेक्ट कर रहा है तो रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, करंट ईयर को नहीं कर रहा है तो स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफिकेशन आएगा। प्रीवियस ईयर अनमॉडिफाइड था पर इस साल मिसस्टेटमेंट देखा है, तो उस केस में प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर का रेफरेंस दे सकते हैं, और हम चाहें तो हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा। प्लस ऑडिटर शैल स्टेट फॉलोइंग इन अदर मैटर पैराग्राफ, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड है तो ये शैल नहीं है, में आप चाहो तो अपनी रिपोर्ट में बता सकते हो कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट। अब आते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑडिटर ओपिनियन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस्ड है उस पर देता है। तो अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ ही नहीं है तो वो सिर्फ इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देगा, और अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देगा क्या कि करंट ईयर पे ही ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर हमने ऑडिट नहीं किया है, इसलिए उस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, पर ओपनिंग बैलेंस पे हमने सही लिया है, सेम है। सपोज लास्ट ईयर ऑडिट हुआ, उसने रिपोर्ट अनमॉडिफाइड दी, मैंने इस साल ऑडिट किया, मैंने भी अनमॉडिफाइड दी, लास्ट ईयर और करंट ईयर में मैं ही ऑडिटर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर लास्ट ईयर कोई ऑडिटर दूसरा था तो फिर मुझे कंपलसरली एक अदर मैटर पैराग्राफ में देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कौन ऑडिटर था, उसने क्या रिपोर्ट दी, ओपिनियन क्या टाइप का था और डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी। ये चीज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देना कंपलसरी नहीं है, अगर लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर था तो आप दे सकते हो, पर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ईयर सेपरेट ऑडिटर है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो ऑडिटर कौन था, क्या रिपोर्ट थी उसकी और डेट क्या थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ना मत सुनो,
दो साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल डिटेल में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रेजेंट हो रहे हैं। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जेड ने, इस साल का ऑडिट कर रहा है ए। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, मैं इस साल का चेक कर रहा था, मुझे पिछले साल की गलती मिली जो मटीरियल है और अनकरेक्टेड। ऐसे केस में क्योंकि मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मुझे दोनों साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने, पिछले साल का किसी और ने ऑडिट किया, इस साल का मैं कर रहा हूं, तो मैं ओपिनियन देता तो मैं इस साल का ओपिनियन दे देता और पिछले साल का बोल देता लास्ट ईयर की ऑडिटर था और उसका ये ओपिनियन था। पर प्रॉब्लम ये है उसने अनमॉडिफाइड दिया, मेरे हिसाब से मॉडिफाइड होना। तो ऐसे केस में ऐसे कहता है कि आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके दे दो, किसके रेस्पेक्ट में? प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में, जबकि प्रीवियस ईयर का ऑडिटर उस पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे चुका है जिसके ऊपर आप अदर मैटर पैराग्राफ भी दे रहे हो, चलेगा। पर क्योंकि अजीब हो जाएगा, इसलिए ये करने से पहले आप मैनेजमेंट को बोलना कि आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करा के प्रीवियस ईयर के ऑडिटर को बुला के उससे उसका ऑडिट दोबारा करवा के उससे नई रिपोर्ट मंगा लो और फिर उसकी नई रिपोर्ट को आप एक तरह से उसकी रिपोर्ट दे देना और हम फिर सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर रिपोर्ट करेंगे। तो इस साल 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिवाइज रिपोर्ट आ जाएगी और करंट ईयर के ऊपर मैं रिपोर्ट करता। ये जब वो प्रीवियस ईयर के रीस्टेट हो गए, वो ऑडिट करने को तैयार है और उसने नया ओपिनियन दे दिया और हमने फिर सिर्फ इस साल पे ओपिनियन देना है। पर अगर वो मना कर दे मैनेजमेंट या दूसरा ऑडिटर ऐसा करने से, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ये कम समझ में आता है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता नहीं है, बट दिस इज द वे इट इज। और इन सब के बाद फाइनली आपका ऐसे 720 बहुत ही खतरनाक घातक ऐसे हो सकता है, पर ये ड्रोन चार्ट से आप पढ़ना मस्त, आपको एकदम सुपर क्लैरिटी से आएगी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर। सबसे पहले ये चीज समझो, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो ऑडिटर को देते हो, जो उस पर ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट देता है। वो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद डायरेक्टर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को यूज करके अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाता है। कई सारे दूसरे और स्टेटमेंट आते हैं, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, CSR का स्टेटमेंट, लिस्टेड कंपनी में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस की रिपोर्ट, और ये पूरी कंबाइन होकर एनुअल रिपोर्ट बनती। अब एक सीधी सी बात है दोस्तों कि हमारा काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देना। पर समझो ऐसा है कि स्कूल में बम फूटा, हम हंसने लग गए तो उनको लगा हमने फोड़ा है, तो प्रिंसिपल ने हमको केबिन में बुलाया और बोला घर के किसी सदस्य को लेके आ। हमने नहीं फोड़ा, पर हम घर के सदस्य में मम्मी पापा को ले जाने में डर रहे थे, तो बड़े भैया को ले गए जो भी उसी स्कूल से पढ़ के बाहर निकले। और जैसे ही बड़े भैया हमारे साथ गए, वैसे ही फादर ने हमको बोला इसी ने बम फोड़ा है। हमको बोला रेस्टिगेट कर दो, सस्पेंड कर दो। हमने बोला ऐसा क्या हो गया? हमारे बड़े भाई कई बार बम कांड में स्कूल से सस्पेंड हो चुके हैं। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉम्बस्टर्स ऑफ द स्कूल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ऐसा ही हूं, पर उनके साथ जाने के कारण मेरा इंप्रेशन ऐसा हो गया। प्रिसाइसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, पर उसके साथ जो डायरेक्टर रिपोर्ट जा रही है, अगर उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उसकी गलत इंफॉर्मेशन से यूजर की क्रेडिबिलिटी सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, पूरी एनुअल रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। यूजर सब पर क्वेश्चन करना शुरू कर। ये बिल्कुल वैसी बात है दोस्तों कि सपोज फॉर आप ऑडिट एग्जाम्पल में कुछ पढ़ रहे हो और आपने ऑडिट में कुछ पढ़ा और आपने देखा कि ओहो सर ने ये क्या बोल दिया, ये तो सही नहीं। तो आपको हो सकता है कि FR पर भी डाउट हो जो सर से आपने। ऐसा नहीं होता है। What I'm trying to explain is, though that is a separate information, not a part of auditor's responsibility to check director's report, but still, if there is a misstatement in it, it can undermine the reliability of the whole annual report, including the financial statement and the auditor. Similarly, there could be an inconsistency. इसलिए अगली बार मैंने क्या किया, मैं अपने भाई को नहीं ले गया, दोस्त को लेके। तो हम 2 दोस्तों को बुलाए और दोनों दोस्तों से पूछा और दोनों ने अलग अलग जवाब दिए, तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया हम झूठ बोल रहे हैं। हमने बोला यार हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे कंक्लूड कर दिया? बोले तेरे दोस्त ने तो बोला कुछ और तूने कुछ और बोला, तो तू झूठ बोल रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कुछ और लिखा गया है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया आपके MTP में
डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनी ने लिखा है कि कंपनी की रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफ़ी गिरी है इस साल, जबकि हमने देखा है तो मालूम पड़ा ऐसा नहीं है, इनफैक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत गिरे हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी है, तो कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, कहीं हमें को कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा है, या डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। तो ऐसे कहता है कि इन कारणों से नंबर 1, एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो जो चीज़ें जा रही है उसे ऑडिटर को रीड करना चाहिए। हो सकता है वो जब रीड करे तो उसे कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी या मिसस्टेटमेंट मिले। रीड करने में आपका उद्देश्य ऑडिट करना नहीं है कि आप एक एक चीज़ के एविडेंसेस गैदर करके चेक करोगे डायरेक्टर रिपोर्ट में सब सही है या नहीं। भले ही वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल हो या अदर हो, अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल जैसे कि रेशियोज आ सकते हैं, ट्रेंड्स आ सकती है, अदर इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, कंपनी ने क्या नया बिजनेस खोला, क्या सोचा, क्या कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है, इंडस्ट्री के बारे में उसने क्या कमेंट दिए। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमें ऑडिट नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है। और हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, एनवायरनमेंट और ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने कंपनी को लगा के कंपनी के बारे में समझाएं, उसके कनेक्शन में हम इसको इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि इस अदर इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। जैसे कि साफ साफ झूठ दिख रहा है ये तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइस गिरी है, जबकि ऐसा ही नहीं, या कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, वो जो बोल रहे हैं और हमें जो बताया दोनों में डिफरेंस है। और अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप्स लेना होंगे। पहले मैं आपको ऐसे का नेट कंक्लूजन समझा देता हूं, फिर पढ़ लेंगे पूरा। तो कंक्लूजन इतना सा है दोस्तों कि अगर डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, जैसे कि कोई डायरेक्टर की वहां पे क्वालिफिकेशन दी है सीए, हमें मालूम है सीए पास ही नहीं हो, मैंने क्या करना है इसी इन्फॉर्मेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट ही नहीं करती है, पर मिसस्टेटेड है, और मिसस्टेटेड है तो हो सकता है लोगों को ओवरऑल पे इंपैक्ट आए। तो ये मैंने सिर्फ पढ़ी तो मालूम पड़ गया गलत है, चेक नहीं करना थी पर पता पड़ गया। ऐसे कहता है कि अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन का मिसस्टेटमेंट है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आता है, तो आप उससे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी हालांकि डाउट करोगे, देखोगे कि और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है। उन सब के अलावा फाइनली रिपोर्ट में क्या करोगे, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे उसे सही कर दे। अगर वो सही कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर आप लीगल ओपिनियन तक ले सकते हो कि क्या करना चाहिए। मैटर बहुत मटीरियल हो तो विड्रॉ भी कर, पर हमने बोला ऐसा नहीं है कि विड्रॉ करने की जरूरत है इससे या कोई लीगल ओपिनियन ले। पर अब क्या करें, ये तो नहीं बोल सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है और मैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन भी नहीं देता, तो कहां पे लिखूं। तो आप अपनी रिपोर्ट में एक अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ बनाओगे और उस पैराग्राफ में आप लिखोगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट से ऑब्टेन करें और उसे रीड करें। हम उस पर ओपिनियन नहीं देते, ऑडिट नहीं करते। रीड करने में हमने उसमें ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई, इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट हो रहा है या नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो आप अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारी कंपनी की 10 सब्सिडरी है, पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में 15 सब्सिडरी बताई है, तो हमने बोला भाई बाकी की 5 के साथ कंसोलिडेट क्यों नहीं किया। उन्होंने बोला अरे वो तो हमने ऐसे ही लिख दिया, एक्चुअल में सब्सिडरी नहीं है, ऑलमोस्ट सब्सिडरी जैसी है, 50% है, उससे ज़्यादा नहीं। हमने बोला भाई जेवी भी नहीं माना है, एसोसिएट भी नहीं माना, तो हम क्रॉस करेंगे। हो सकता है बाद में मालूम पड़े कि मैनेजमेंट वहां झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 5 सब्सिडरी है ही नहीं। तो जो अभी अपन ने पढ़ा इनकंसिस्टेंट या मटेरियल में स्टेटमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्ट होगी। हो सकता है हमें लगे कि नहीं मैनेजमेंट हमें झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअल में सब्सिडरी और कंसोलिडेट नहीं हुआ है, तो फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई कर। इतना सिंपल है। ये क्रक्स है दोस्तों ऐसे 720 का, बहुत सारी बातें इसमें है पर ये क्रक्स है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, अदर इंफॉर्मेशन दोस्तों, अदर इंफॉर्मेशन का ये स्टैंडर्ड हर एंटिटी के ऑडिटर पे लगेगा, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नॉर्मली कॉर्पोरेट एंटिटीज में होगी, क्योंकि वहां पे हमेशा डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऐसा कॉन्टेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट का होता है। अगर आपको कॉर्पोरेट एंटिटी ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले दे दी है, तो आप उसे रीड करके पैराग्राफ देंगे अदर इंफॉर्मेशन का, और उसमें सब सही है तो आप लिख दोगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट हियर। लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि भैया डायरेक्टर रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही दूंगा। हमने बोला भाई ड्राफ्ट दे दो, हम ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, पर वो नहीं देने को तैयार है। तो आप अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के केस में दोगे, जिसमें आप लिखोगे दैट वी हैव नॉट येट बट वी आर सपोज टू ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह अभी हमें मिली नहीं है, पर
आगे हमें मिलने वाला। पर नॉन लिस्टेड एंटिटी में आपको पैरा ही देने की जरूरत है, ऐसे सब पे लगता है। अगर अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले प्राप्त हो गई है तो आपको पैराग्राफ रिपोर्टिंग का देना है। अगर प्राप्त नहीं हुई है तो सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के केस में आपको पैराग्राफ देना है, ये लिखते हुए कि आगे हमें प्राप्त होगी। अब बाद में इंफॉर्मेशन मिली और आपको लगा कि उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी या मिसस्टेटमेंट है जिससे आपने जो ओपिनियन या रिपोर्ट में लिखा है वो चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे 560 में रिपोर्ट को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट। तो ये पूरा ऐसे 720 का क्रक्स है, बड़ा सा स्टैंडर्ड है। चलिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू कंसिडर मटीरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ऑडिटर्स नॉलेज। तो हम क्या बोलेंगे, अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर का नॉलेज, एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली अगर कोई इनकंसिस्टेंसी या कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है एज पर दिस ऐसे। A misstatement of other information exists when information is incorrectly stated or is misleading. It could be financial or non-financial information and is a part of annual report. We will discuss with management other information and we'll ask them to make it available before the audit date. If it is made available after the audit report date, we'll take a written representation that management हमें report date के बाद में उसे provide कर देगा। हमारा काम सिर्फ रीड करना है अदर इंफॉर्मेशन को और देखना है कि क्या उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या ऑडिटर के नॉलेज से। हमने कंपेयर नहीं करना है एक एक डेटा, सिर्फ रिकंसिलिएशन, इंक्वायरी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बस इसे कंपेयर करें। प्लस अलर्ट रहना है कि उसमें कोई मिसस्टेटमेंट हो इन अदर इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स जनरल नॉलेज अबाउट द बिजनेस, और इंटरनल इनकंसिस्टेंसी अदर इंफॉर्मेशन कुछ और बोल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ सब्सिडी। अगर आप कंक्लूड करते हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में ऑडिट रिपोर्ट से पहले पता पड़ गया, मैनेजमेंट को बोलो सही करे, नहीं करे तो TCWG से बात करो, फिर भी नहीं हो तो आप रिपोर्ट अदर इन्फॉर्मेशन पैरा में दे सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, रेगुलेटरी बॉडी को भी दे सकते हो। बाद में हुआ है तो सेम है, बस ऐसे 560 आप पे एडिशनली लगेगा, बाकी सेम प्रोसीजर्स फॉलो कर। पर आपने देखा तो मालूम पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरीज कंसोलिडेट नहीं किए, एक्चुअल में ज़्यादा है, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के पता पड़ा। तो हम ऑब्वियस सी बात है रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। तो अगर ऑडिटर के नॉलेज में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है तो फिर दूसरे एसेस के अनुसार हमें करना है, रीअसेस रिस्क करना है, अनकरेक्टेड मटीरियल में स्टेटमेंट है तो रिपोर्ट करना है, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमें पता पड़ा है तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड लगेगा। हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, इफ वी आर अनेबल टू कंक्लूड वी विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड थर्ड पार्टी एंड हेल्प अस टू कंक्लूड। Even then, if it is not available, we can take a legal opinion. We can treat it as a limitation on audit and give a disclaimer or withdraw from the. किस पे लगता है ऐसे रिक्वायरमेंट? सारे पे लगती है। रिपोर्टिंग सिर्फ कॉर्पोरेट में, लिस्टेड में हर केस में, और अनलिस्टेड में सिर्फ अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन पहले से मिल गई। अदर इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट सेक्शन होगा ऑडिट रिपोर्ट में जिसमें 5 पैराग्राफ होंगे। सबसे पहले कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है अदर इन्फॉर्मेशन बनाना, क्या है अदर इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना, हम इस पे ओपिनियन नहीं देते हैं, और हमारी जिम्मेदारी इस पे क्या है, सिर्फ रीड कर। प्लस एक स्टेटमेंट की इसमें कुछ रिपोर्ट करने जैसा नहीं है जब इससे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली, या कंक्लूजन कि इसमें कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर इसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है तो फिर वो जाएगा मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में। यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस दे देंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ओपिनियन मॉडिफाई किया है, विच यू कैन रेफर टू इन दी मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। तो ये किया गया है कि अगर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड है, अब उसमें क्वालिफाइड या एडवर्स है तो ही, क्योंकि डिस्क्लेमर के केस में मैंने आपको बताया है अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ जाता ही। तो अगर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन है और अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है तो इस ऐसे से कोई लेना देना नहीं है। पर कोई भी क्वालिफिकेशन अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इस ई पैराग्राफ में रेफरेंस देना पड़ेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन से उसका क्या। डिस्क्लेमर के केस में अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ नहीं आता है। लॉ और रेगुलेशन के द्वारा अगर रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड है तो फिर आप अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखते हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर ऐसे 720 है। आप ये नहीं लिखोगे ऐसे एज पर 720 है अनलेस लॉ और रेगुलेशन में एटलीस्ट ये 3 चीज़ें आ रही है
कि लॉ एंड रेगुलेशन के फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग में आइडेंटिफाई करने की परमिशन है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑडिटर की ब्रीफ में जिम्मेदारी मांग रहे हैं, और हमने रीड किया तो क्या उसका आउटकम निकला, ये आ रहा है। यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही नहीं आए, ये 3 चीज़ें मिनिमम आएगी तो फिर हम लिख सकते हैं कि हमने अदर इन्फॉर्मेशन को ऐसे 720 के अनुसार डील किया। अदर इन्फॉर्मेशन में अमाउंट रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल रिजल्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चे कंपनी ने कोई किए हैं, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट जैसे गारंटी वगैरह, और नॉन अमाउंट इन्फॉर्मेशन यानी कि एस्टिमेट से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट के जजमेंट्स होते हैं, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, ट्रेंड की शेयर की प्राइस ऊपर गई है नीचे, जो MTP में पेपर आया जिसके ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, सेगमेंट की इंफॉर्मेशन, ऐसी कॉमेंट्री। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, अगर आप एक्चुअल ऐसे पढ़ोगे तो इससे आपको कहीं ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिलेगी, और ये सब आपको डॉक्यूमेंट, ये आपका पूरा ऐसे 700 एंड चलिए अब क्विकली क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ऐसे 700 से रिलेटेड तो पिछले 2-4 अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। की ऑडिट मैटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। While auditing complete consolidated financial statement fair presentation framework, you discovered consolidated financial statement are materially misstated due to non-consolidation of a subsidiary. The material misstatement deemed to be pervasive on consolidated financial statement, and the effect of misstatement on consolidated financial statement could not be determined because it was not practicable to do so. Hence, auditor decided to give an adverse opinion and determine there are no key audit matters other than matter to be described in the adverse opinion section. तो adverse opinion दे रहे हैं, basis और adverse opinion में समझाएंगे ये सब, और key audit matter कुछ देने को नहीं। तो क्या 701 की रिस्पॉन्सिबिलिटी या 701 में कमेंट देना पड़ेगा? तो अब सी बात है, एडवर्स ओपिनियन यहाँ पे दिया हुआ है तो की ऑडिट मैटर का सेक्शन तो आएगा, डिस्क्लेमर होता तो नहीं आता, और उसमें हम सिर्फ रेफरेंस दे सकते हैं कि वी हैव नो की ऑडिट मैटर अदर देन द मैटर रिपोर्टेड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। क्योंकि कोई भी अगर आपका मॉडिफिकेशन है रिपोर्ट में तो वो बाय नेचर की ऑडिट मैटर होता है, तो उसका रेफरेंस हम इस पैराग्राफ में देके बोल देते हैं कि और इसके अलावा कुछ भी। चलिए देन after accepting start audit, you became aware that management has imposed limitation on assurance function, which is leading to inability to obtain sufficient appropriate audit evidences to discharge responsibility. तो आपको बोला गया है कि as a consequence to this, what will be your response on limitation imposed? तो वही है 705 बोलता है कि भैया हमें सही ऑब्टेन नहीं मिल पाए तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे। इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही के केस में मटीरियल और परवेजिव है तो क्वालिफाई, नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैनेजमेंट इम्पोज्ड है तो विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी करेंगे पहले TCWC से डिस्कस करेंगे। While conducting audit, you are not only prevented from certain audit procedures, but you are not also able to obtain audit evidence by performing alternative. तो ये माना जाएगा इट इज़ अ लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द ऑडिटर। रिपोर्ट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड कब कौन सा, जो अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे। ओपिनियन ड्राफ्टिंग के ऊपर आपके कई सारे इनफैक्ट स्टडी मटेरियल में ऑडिटर्स रिपोर्ट का एक अलग से चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर भी हमारा कवर हो गया इस रिविजन में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। MN एसोसिएट CA अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर 21-22। यान मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कंपनी जिनिंग भी करती है, मटेरियल रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदती है। स्टेट गवर्नमेंट से नोटिस आया है 5 साल की 10 करोड़ की मार्केट डेवलपमेंट फीस का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने उस इंडस्ट्री में नहीं दी है और वो गवर्नमेंट के कोई सर्कुलर का रेफरेंस दे रहे। ट्रेड एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीट हुए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए और बोला कि इसे प्रोस्पेक्टिवली आगे जमा किया जाएगा। However, matter relating to payment of development fees of arrears is pending before the government. Company, however, disclosed in the notes as contingent liability without quantifying the effect and explanation. If liability is provided in the books, सारे reserves wipe off हो जाएंगे, तो आपकी guidance है कि इसे कैसे रिपोर्ट को डिस्क्लोज किया जाए। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है ओपिनियन कैसे फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने इंडेज 37 का रेफरेंस देके फिर बताया कि ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ये 6 मैटर्स अपन ने देखे थे। फेयर प्रेजेंटेशन के अलावा हमने देखा था 6 मैटर्स। क्या देखा था हमने, पापा टेडेक्स क्यों गए, तो वो लिखा है। और इसके बेसिस पे बस इन्होंने एक जनरल दे दिया है कि इसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर। बहुत ही कैजुअल तरह का आंसर है यहाँ पे। चलिए
एज एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी है, ऑडिटर वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट की गई है, क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे? कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में प्रोसीजर्स हम क्या लगाते हैं? कैरी फॉरवर्ड सही है या नहीं है, पॉलिसीज चेंज हुई है तो डिस्क्लोजर सही है, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ऑन ऑल मैटर्स विच आर रिपोर्टेड। $720 एग्जाम्पल ऑफ अमाउंट और अदर मैटर्स, ड्रोन चार्ट में जो आखिरी में अपन ने देखा। Chartered accountant appointed by statutory auditor. You have completed the audit and preparing the audit report also form the draft annual report. You are going through the draft annual report and observed company has included an item in annual report showing downward trend in market prices of commodity raw material. However, actual margin reported is gone in the reverse direction. ये MTP में भी है question. Manager discussed the issue with the partner of the firm who said that auditors are not covered by such disclosure in the annual report. क्या ये approach सही? तो हमें बोलना पड़ेगा भाई 720 में हमें देखना है, प्लस अगर हमें कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है तो फर्दर चेक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को बोलेंगे करेक्ट करो, नहीं किया तो TCWG को रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट में देना पड़ सकता है। ये ऐसे 700 से रिलेटेड है, यहाँ पर आ गया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर SRT को ऑब्टेन किया गया 2021-22 में। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी तो कंपनी ने एक एडिशनल प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट अपेंडिक्स में डिस्क्लोज किया। This has not been able to understand additional profit and loss as it is not covered under applicable financial reporting framework. कैसे डील करेगा? तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भैया आप इसे सेपरेटली दो, फिर भी मैनेजमेंट दे रहा है तो हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर देंगे कि इसका हमने ऑडिट। चलिए, तो ये आपके एज सच क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऑडिट रिपोर्ट 293। इसके अलावा आपका ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है उसमें भी आप कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड देख सकते हो। इसमें जो जो अपन ने पढ़ा वो सारा कवर हो जाता है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे दिया। CA मधु, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू श्रीनियन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी इज नॉट फर्निश्ड any agreement to Madhu and in absence of the same he is unable to verify the terms of repayment. Chargeability of interest and other terms. Justify the type of opinion Madhu should give in this situation and also draft. तो जब भी बोले ड्राफ्ट करना है तो आपको बकायदा ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करके देना पड़ेगा। तो 75 लाख दिए हैं और कोई अग्रीमेंट नहीं है, टर्म्स हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे? भाई ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है, चेक नहीं कर पा रहे हैं। और हम बोल सकते हैं मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाइड देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ दे देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन में लिख देंगे टू द बेस्ट ऑफ इन आवर ओपिनियन, बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने लाइन पढ़ी थी, ड्राफ्टिंग आएगी तो एग्जैक्ट ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मैटर गिवन, और यहाँ पे आप वो मैटर बता दो। ऐसे ही एडवर्स ओपिनियन और अदर तरह के इसके ऊपर क्वेश्चन है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का है, कैसे रिपोर्टिंग करना है उसका क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन बैंक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें नवंबर 22 के पेपर विदाउट सजेस्टेड आंसर, क्योंकि वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुए, तक के सारे क्वेश्चंस RTP MTP के सब कुछ शामिल है। इसी के साथ हमारी 700 सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।